हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक लियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब? कैसी है आपकी तैयारी? सही चल रही है? मज़े में आ रहा है सब समझ आपको अच्छे से? जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, आई होप आप सब पूरे लेक्चर्स हमारे लाइन से सीक्वेंस वाइज से देख रहे होंगे। अब आपको जैसे पता है, हमने स्टार्ट किया था ये एक मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट किया था। मिडिवल इंडिया को हमने कहाँ से 712 से लेके और हमने कहाँ तक 1707 तक का टाइम पीरियड बांटा था। किसका? मिडिवल इंडिया का। कहाँ से लेके 712 से फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन से, और 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी। जब हम पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू कर रहे हैं हम सारी सीरीज लाइन से, तो वहाँ पे 3 मार्च और 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी। तो वहाँ तक पूरा जो पार्ट है वो आपका मिडिवल इंडिया का हिस्सा है। वो पूरा पार्ट आपका क्या है? मिडिवल इंडिया का हिस्सा है। तो हमने सबसे पहले जब पढ़ा था मिडिवल इंडिया में, हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं, अबाउट 50% हम पढ़ चुके हैं, 50% रह गया। तो जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें सब आपने देखा होगा, सब मुस्लिमों के बारे में है। सब किससे रिलेटेड है? सब मुस्लिमों से रिलेटेड है। इसलिए मिडिवल इंडिया को मुस्लिम राज्य भी बोलते हैं। मुस्लिम साम्राज्य पूरा मिडिवल इंडिया को बोलते हैं। ठीक है, मुस्लिम भारत साम्राज्य टाइप की बातें हैं उसमें। तो हमने उसमें स्टार्टिंग किया था कि मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ से हुआ। अब हमारी फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें तो उसमें मैंने पूरा बता रखा है मुस्लिम धर्म का उदय, कैसे मुस्लिम धर्म स्टार्ट हुआ। ठीक है, कौन उसके वो थे, मतलब कि उदय जो हुआ मुस्लिम धर्म, किसने उनकी विचारधारा पूरे इधर फैलाई, पूरे वर्ल्ड में जो विचारधारा फैली है मुस्लिम धर्म के बारे में, किसने फैलाई, किनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, कौन कौन उनके खलीफा रहे, ये सब मैंने पढ़ाया। मैंने आपको ये पढ़ाया कि कैसे अरेबियन ने फर्स्ट इन्वेजन किया भारत पे। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहला इन्वेजन किया भारत में। उसके बाद मेरा अल-हज़ाज का वो था सेनापति, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो क्या होते थे, अगर आपको और डीप पढ़ना है उसमें मैंने सब बता रखा है कि श्रीलंका से जहाज़ जाया करते थे। श्रीलंका से जहाज़ जाया करते अरेबियन सी में। तो वो जहाज़ लूट लिए थे किसने? वो जहाज़ दाहिल ने लूट लिए थे। दाहिल कहाँ का राजा था? देवल का राजा था। सिंध की कैपिटल हुआ करती थी देवल। तो वो जब जहाज़ लूट लिए गए तो उसको गुस्सा है अल-हज़ाज को, उसने अपने सेनापति को भेजा मोहम्मद बिन कासिम को, और पहला अटैक हुआ भारत पे। उसका आपने लाइन से पढ़ा, सेकंड टर्किश इन्वेजन पढ़ा, और मतलब फर्स्ट टर्किश इन्वेजन और सेकंड अटैक पढ़ा। किसका था वो? महमूद गजनवी। फिर मोहम्मद गौरी के बाद पूरी जो स्थापना होगी दिल्ली सल्तनत पढ़ा। अब हम मुगल्स में आ गए। मुगल्स में बाबर पढ़ चुके हैं, हुमायूं पढ़ चुके हैं, अब हमारा अकबर चल रहा है। क्या चल रहा है? अकबर। तो लाइन से हम बिल्कुल सीरीज लगा के चल रहे हैं। आई होप आप पूरी हमारी वीडियोज़ देख रहे होंगे, आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आराम से पूरी वीडियोज़ देखें और हमारे टच में बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और आपको अगर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे कंटेंट लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत आपको यूज़फुल लग रही है, तो चैनल को आप आगे शेयर भी करें। तो अकबर का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, अकबर चल रहा है हमारा। थोड़ा अकबर का पार्ट हम पढ़ चुके थे। अकबर हम 3 पार्ट्स में पढ़ लेंगे। आज दूसरा पार्ट है अकबर का, फिर कल लास्ट करेंगे अकबर को। ठीक है, तो अकबर का टाइम पीरियड है कहाँ से है आपका? 1556 से 1605। 1556 से 1605 किसका टाइम पीरियड है? अकबर का। किसका टाइम पीरियड है? अकबर का। क्यों? मैंने आपको बताया था 1555 से 1556 इनके फादर कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं का टाइम पीरियड, हुमायूं जब वापस आया, मुगल सल्तनत, मुगल डायनेस्टी की स्थापना इसने जब दोबारा करी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हमारे पास सूरी डायनेस्टी आ गई थी, बीच में अफगान डायनेस्टी आ गई थी। तो जो लास्ट सिकंदर सूरी को हरा के 1555 में इन्होंने दोबारा मुगल्स की स्थापना करी, और 56 में इनकी डेथ हो गई हुमायूं की। कैसे? मतलब एक एक्सीडेंटल डेथ है। अपनी इसकी शेर मंडल लाइब्रेरी थी, उसकी सीढ़ियों से इनका पैर फिसला, सीढ़ियों से लुढ़क के इनकी डेथ हो गई। अब 56 में इनकी डेथ हुई। अब 56 में इनका लड़का अकबर ये डिक्लेयर करके गए थे कि अकबर बनेगा रूलर, लेकिन 56 में ही हरियाणा के रेवाड़ी से, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो, कि हरियाणा के, एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका, हरियाणा के रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से निकलता है हेमचंद्र। हेमू, क्या नाम बताया मैंने आपका रियल नेम? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्होंने उपाधि ली थी। ये एक टाइटल था, जो विक्रमादित्य है ये एक टाइटल था। ये मैंने आपको कल बताया था कि टाइटल क्यों लिया गया था। आप कल की वीडियो देखें पूरी, तब इस वीडियो पे आए तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने शकों को भगाया था। भारत में जब शकों का आक्रमण हुआ था, सीथियंस का, तो इन्होंने भगाया था वहाँ से इनको। सीथियंस को क्या कहता है? इन्होंने भारत से भगाया था। तो जब भारत से इन्होंने सीथियंस को भगाया तो इन्होंने एक संवत चलाया था, विक्रम संवत, जिनको हम हिंदू लोग फॉलो करते हैं। विक्रम संवत वो चलाया गया था। कब चलाया था वो चलाया था आपको 57 BC में। कब चलाया था? 57 BC। अच्छा, आपको विक्रम संवत पता है?
ये विक्रम संवत है जो, ये कब चला? 57 BC। ये हिंदुओं का है, किसका है? हिंदुओं का। और आप जब विक्रम संवत यहाँ लिख रहे हैं तो एक आइडिया ले लो, आपका वो कब चला था बताओ? हिजरी संवत। मैंने आपको हिजरी संवत भी पढ़ाया है, बताओ हिजरी संवत कब चला? ये मुस्लिम्स का है, याद है कुछ? ये चला था 622 AD, 622 AD। ये मुस्लिम्स का है, मुस्लिम्स कैलेंडर है। दोनों कैलेंडर्स हैं, एक हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत, किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने। कब? 57 BC में। और दूसरा कैलेंडर है आपका हिजरी संवत, ये मुस्लिम्स का कैलेंडर है, कब चला था? 622 AD में। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, 57 BC, ये BC बिफोर क्रिस्ट में है, और ये AD आफ्टर डोमिनी, किसमें? आफ्टर डोमिनी AD। ये क्राइस्ट एरा भी बोलते हैं इसको, क्राइस्ट एरा। तो ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। जो विक्रम संवत है हिंदुओं का कैलेंडर है, ये तो बहुत पहले स्टार्ट है, किन से? जो मुस्लिम्स कैलेंडर है हिजरी संवत से। तो हिजरी संवत से बहुत पहले स्टार्ट हो रखा है हमारा विक्रम संवत। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो स्टार्ट किया था विक्रमादित्य ने 57 BC में। और जो हिजरी संवत है ये किसने स्टार्ट किया था? ये आपका हजरत प्रॉफिट मोहम्मद की जो यात्रा थी, आपको याद होगा, जो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद थे, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद, इनकी मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उसे हिजारत कहा गया है। क्या कहा गया है? हिजारत। वैसे आपने एक वर्ड भी सुना होगा, हिजड़ा, हिजड़ा ही बोलते हैं ना, हिजड़ा। तो जो हिजारत है मतलब इससे कोई रिलेटेड, ये हजरत है। जो हिजारत जो क्या गया ना, इनकी यात्रा को हिजारत किए गए थे, मतलब स्वर्ग की तरफ जो यात्रा होती है, जो स्वर्ग की तरफ गई हुई यात्रा है उनको बोलते हैं हिजारत। तो उससे एक वर्ड और बना हुआ है हिजड़ा। हिजड़ा वर्ड भी उससे ही है, हिजड़ा कोई गाली नहीं है। आप किसी किन्नर को हिजड़ा बोल रहे हो तो कोई गाली नहीं दे रहा उसको। हिजड़ा जो वर्ड है इसका मतलब होता है यात्रा, स्वर्ग की तरफ यात्रा, हेवंस की तरफ जो यात्रा जाती है उसे हिजरा बोलता है। तो ऐसी हिजरे, इनकी जो यात्रा थी उसे बोला गया था क्या? हिजारत। उस यात्रा को हिजारत बोला गया था। और हिजारत यात्रा के रिलेटेड हिजरी संवत स्टार्ट हुआ है कब? 622 AD में। इसके 10 साल के बाद 632 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। किनकी? हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब की। इनकी डेथ हो गई थी 632 AD में। और 622 AD में क्या चला था? हिजरी संवत। इसी तरीके से विक्रमादित्य टाइटल लेने का रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको कि विक्रमादित्य का टाइटल क्यों लिया गया, क्योंकि ये बहुत महान थे। तो इसलिए हेमू ने क्या करा? हेमू ने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। देखो जब 1556 में अकबर जब ये मरा, कौन? हुमायूं। तो अकबर कहाँ था उस समय? जब 1556 में हुमायूं मरा तो अकबर वहाँ नहीं था, इनके कोर्ट में नहीं था अकबर। अकबर गया हुआ था मिशन पे, किसके साथ? बैरम खान के साथ। लेकिन जैसे ये बात हेमू को पता लगती है, हेमचंद्र को पता लगती है रेवाड़ी में बात, तो कहता है अच्छा मौका है, ना बैरम खान है वहाँ पे ना अकबर है, तो चलो अटैक मारते हैं। कहाँ? जहाँ पे इनका रूल चल रहा है आगरा में, चलो अटैक मारते हैं। तो जाके अटैक करता है और वहाँ से एक हिंदू वंश की स्थापना कर देता है। ये एक हिंदू था। कौन है? हेमचंद्र। ये हिंदू है। तो ये अटैक कर देता है और हिंदू वंश की स्थापना कर देता है। अब ये बात पता लग जाती है बैरम खान को। बैरम खान किसको? अकबर को लेके गया है युद्ध नीति सिखाने, युद्ध दिखाने की, युद्ध ऐसे लड़ते हैं, ऐसे युद्ध होता है, ये सब दिखाने गया था। कौन? बैरम खान। तो जब बैरम खान को पता लगा कि भाई हेमूचंद्र बैठ चुका है वहाँ पे हमारी गद्दी पे, तो वहीं से डिक्लेयर कर देता है कि भाई तुम्हारा मुगल बादशाह अकबर है। कहाँ से? जहाँ मिशन पे होते हैं, कालानौर के मिशन में होते हैं ना, तो वहीं से डिक्लेयर कर देता है। क्या डिक्लेयर करता है कि तुम्हारा राजा कौन है? तुम्हारा राजा अकबर है। कौन डिक्लेयर करता है? बैरम खान। और हेमचंद्र पे अटैक करने के प्लान बनाते हैं वहीं से ही, कालानौर से, कि चलो भाई फटाफट चलो अपनी गद्दी बचाते हैं, और हेमू पे अटैक करता है। फिर हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। क्या हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, उसके बाद क्या हुआ? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में किसी से बीच में हुई है? ये बीच में हुई हेमू एंड अकबर। अब अकबर केवल नाम लिख रहे हैं कि अकबर लड़ा, अकबर लड़ने लायक तो था नहीं इस समय 56 में। भाई 42 में तो पैदा हुआ वो, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। और हम कहाँ की बात कर रहे हैं? 1556 की। तो 14 साल की उम्र में क्या लड़ेगा अकबर? बताओ, 14 साल की उम्र में क्या लड़ेगा अकबर? कुछ भी नहीं लड़ पाएगा। तो 1556 में फाइट हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556 ये हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर पैदा हुआ 1542 में। कहाँ पे? अमरकोट राजस्थान। याद है आपको? अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लें। अमरकोट राजस्थान, ये राणा विरसाल या फिर किंग विरसल भी बोलते हैं, उनके यहाँ पैदा हुआ है। उनके क्या बोलते हैं, कोर्ट में, उनके दरबार में, उनके महल में पैदा हुआ। कौन? अकबर। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू एंड अकबर, अकबर का केवल नाम है, वो लड़ा नहीं। अकबर अपनी लाइफ में कुछ फाइट्स लड़ा ही नहीं। तो डरपोक भी था, काफ़ी छोटा सा था कद में, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5-5.5 फीट का होगा मेरे बराबर ही मान लो आप। हाँ, तो कभी इन्हें फाइट नहीं करी आज तक। ये केवल भेजता था, कभी बैरम खान को, कभी बहलोल खान को, कभी किसी को, अपने सेनापतियों को फाइट के लिए भेजता था। इसमें ज़्यादा लड़ाके वाली कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। तो इसका जब लड़ता नहीं था तो अपने कोर्ट में ही रहता था हमेशा, तो वहीं से काम करता रहता था।
कभी कोई प्रथा चलाई, कभी कोई प्रथा चलाई। तो ऐसी ऐसी जब हेमू अकबर की सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो हेमू अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान लड़ा था। हेमू को मार दिया जाता है और दोबारा मुगल्स आ जाते हैं। कहाँ पे? भारत में दोबारा मुगल्स के जो पैर हैं फिर फैल जाते हैं। अब क्या होता है? अकबर का टाइम पीरियड 1556 से, बैटल ऑफ पानीपत के जीतने के बाद 1556 से 1605, ये पढ़ेंगे अब हम। तो 1556 से 1605 किसका टाइम पीरियड है? ये अकबर का टाइम पीरियड है। अब 56 से 60 तक भी, भाई 56 से 1605 तो इसका पूरा टाइम पीरियड है, लेकिन ये 14 साल का है भाई। 56 की उम्र में तो 14 साल का वो है ना, बच्चा ही है। 14 साल होता ही क्या है? तो 1556 से और 1560, अब है बन गया तो ये बादशाह। भाई अकबर बादशाह बन चुका है, 1556 से 1605 पूरा बादशाह ही बना रहा। लेकिन इस टाइम कब? 56 से 60 के बीच ये केवल नाम का बादशाह था और इसके ऊपर जो रूल चलते थे वो बैरम खान करता था। मतलब इसके ऊपर मतलब जो हाथ था बैरम खान का था। बैरम खान इसको एडवाइस देता था, सारी एडवाइस कौन देता था इसको? बैरम खान। A to Z एडवाइस इसको बैरम खान दिया करता था। भाई ये करो, अब ये करो, ठीक है, अब ऐसे करो। मतलब चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन था सब बैरम खान इसको चलाने सिखाता था, क्योंकि बच्चा था। तो 1556 से 60 किसने चलाया? बैरम खान ने। लेकिन अकबर इसकी ऐसी बातें मानता नहीं था। अकबर अलग अलग नीतियाँ बताता रहा। अकबर बोलता रहा ये भी कर दो, सती सिस्टम भी बैन कर दो, हिंदुओं से टैक्स ले लो, हिंदी एजुकेशन स्टार्ट कर दो। अब ये बातें समझ नहीं आई बैरम खान को, क्योंकि ये था कट्टर मुस्लिम। पर जैसी थोड़ी बहुत बातें अकबर हिंदुओं के फेवर में बोलता था, वैसे ही बैरम खान चिढ़ जाता था कि क्या बोल रहा है यार ये, इसको क्या सिखाया बचपन से? इसको युद्ध करना सिखाया, तलवार चलानी सिखाई, काफिरों को मारना सिखाया, मंदिरों को तोड़ना सिखाया, धन को छीनना सिखाया, इस्लाम को फैलाना सिखाया, और ये बात कर रहा है कि हिंदुओं के फेवर में। तो ये बातें बैरम खान को पसंद नहीं आई। तो बैरम खान विद्रोह कर देता है अकबर के खिलाफ, और 1560 में होता है बैटल ऑफ तिलवाड़ा। क्या होता है? बैटल ऑफ तिलवाड़ा। तो बैटल ऑफ तिलवाड़ा होता है किस किस के बीच में? अकबर और बैरम खान के बीच में, जिसमें भाई बैरम खान को अकबर हरा देता है। बैरम खान इज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा बैरम खान क्या है? हार जाता है। अब बैरम खान हार जाता है तो इसे मारता नहीं अकबर, क्योंकि इसके साथ सेंटिमेंट्स थे इसके बहुत जुड़े हुए। भाई बचपन से इसके साथ रहा, हुमायूं ने इसको बचपन से ही बैरम खान के साथ रखा, क्योंकि बैरम खान हुमायूं का सेनापति था। अच्छा, इसे खरीद के लाया था वो एक जगह से। अब बैरम खान के साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए थे, उसके सेंटीमेंट जुड़े हुए थे बहुत सारे। तो उसने क्या करा? बैरम खान को हज की यात्रा पे भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? हज की यात्रा पे। और एक कहावत ये भी है कि मतलब कहावत एक कथन है कि जब ये हज की यात्रा पे जा रहा था तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर अटैक कर दिए थे कुछ और इसके दुश्मनों ने, और इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बैरम खान की। हज तक पहुँच भी नहीं पाया था। वो अलग चीज़ है, वो मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस बातें होती हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती हैं, इनको छोड़ो अब। तो 1560 में बैटल ऑफ तिलवाड़ा हुई ये, लेकिन ये क्लियर पॉइंट्स है कि बैटल ऑफ तिलवाड़ा किस किसके बीच में हुई है? अकबर वर्सेस बैरम खान। अकबर और बैरम खान के बीच में हुई बैटल ऑफ तिलवाड़ा, जिसमें बैरम खान हारेगा और ये इसको हज की यात्रा में भेज देगा। कौन? अकबर। कौन भेज देगा? अकबर। अकबर से हज की यात्रा में भेज देगा कि जाओ भाई हज की यात्रा करो और वापस कभी मत आना भारत, क्योंकि आपको मारना ठीक नहीं है। मार नहीं पाया वो, क्योंकि अकबर जो था दिल का थोड़ा साफ टाइप का आदमी था। मतलब गद्दारी वगैरह नहीं करी इसने, अपने जीजा को मारना, भाई भतीजे, ये सब इसने कभी नहीं करा। तो अकबर ने बैरम खान को भेज दिया गया। उसके बाद 60 में, अब फिर 60 में, अब बताओ 56 तक तो कितने साल का था अकबर? 56 तक था अकबर 14 साल का। अब 4 साल और जोड़ लो, 56 और 4 60 हो गए ना, तो 18 साल का हो गया अकबर। लेकिन अब भी इसको थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति और चाहिए होती है, और एक्सपीरियंस चाहिए होता था। तब भी ये 1560 से और 1562 ये रहा अपनी दाहिमा के अंदर में, जो इसकी दाहिमा होती है ना, दाहिमा कौन थी? महामंगा। महामंगा। तो महामंगा के अंडर में रहा अकबर। कब? 2 साल। 2 साल ये महामंगा के अंडर में रहा। इन्होंने रूल किया, और ये लेडी है। तो भाई दिल्ली सल्तनत हो, मुगल्स हो, लेडीज़ का रूल करना ही बहुत बड़ी बात है। कैसे कोई लेडीज़ रूल कर सकती है? मतलब ही नहीं होता। लेडीज़ों का तो वर्चस्व उस समय बहुत नीचे रखा जाता था कि भाई रूल करने की तो बहुत बड़ी बात है। जितने भी जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे, मतलब जेंट्स ही करेंगे जो भी करेंगे, पुरुष का जो पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे उस समय। तो महामंगा ने रूल किया है, तो इसको बोला गया कर्टेन रूल। कर्टेन रूल किसको बोला गया? ये महामंगा को नहीं बोला गया, ये इस टाइम पीरियड को बोला गया है। 1560 से 62 के टाइम पीरियड को बोला गया है कर्टेन रूल, और इसे पेटीकोट रूल भी बोलते हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो पेटीकोट रूल भी बोलते हैं इसे, पेटीकोट रूल, क्योंकि लेडीज़ ने रूल किया है इसमें। अकबर केवल नाम का था। बस 60 से 62 के बाद अकबर ने सारे डिसीजन खुद लिए। अकबर ने जो भी करा है खुद करा है, इसने कभी किसी की कोई हेल्प नहीं ली।
कभी किसी कोई हेल्प नहीं ली। तो इतना आप समझ गए ना। 18 साल तक कहाँ पहुँच गए वो? 60 तक, तिलवाड़ा तक। अब 60 से 62 कितने साल का हो जाएगा? 2 साल और ऐड कर दो। अब अकबर पहुँच गए 20 साल पे। अब 20 साल तो अच्छी खासी उम्र है। 20 साल में तो आप भी लड़ते होंगे स्कूल में बहुत भयंकर तरीके से, स्कूल से बाहर निकल के, तो बहुत 20 साल तक पहुँच गया अकबर। तो बढ़िया, अब इसने सारे डिसीजन लेना शुरू करेगा अपने, जो करेगा अकबर अब स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट लिखोगे 62 में ही, 62 में ही। ये पहला पॉइंट आप लिखोगे 62 में, लिखना स्टार्ट करो। 62 में सबसे पहले इसने स्लेवरी सिस्टम बैन किया। 1562 ही बैन स्लेवरी सिस्टम। ही बैन स्लेवरी सिस्टम 1562। उसके बाद 1563, अगले साल ही बैन सती सिस्टम। इसने क्या करा? सती सिस्टम बैन करा। अगला 1564 ही क्या लिखोगे अपन? ही कैंसल, लिख लो कैंसल क्या? पिलग्रिमेज टैक्स। या ही एबोलिश भी लिख सकता हूँ, ही एबोलिस्ड। कैंसल या एबोलिस्ड, इसका मतलब होता है भाई पहला, इसका मतलब होता है कि पिलग्रिमेज टैक्स। एबोलिश मतलब होता है खत्म करना। क्या होता है? खत्म करना। क्या जो पिलग्रिमेज टैक्स था, ये धार्मिक टैक्स हुआ करता था, जो धार्मिक यात्राओं पे लगाया जाता था, उस टैक्स को खत्म करा किसने? अकबर ने। कब? 1564। ठीक है। 62 में क्या करा? स्टार्टिंग से देखोगे तो 62 में ही बैन स्लेवरी सिस्टम, जो दास प्रथा हुआ करती थी कि आप पे ज़्यादा पैसे हैं, आप पे ज़मीनें हैं, तो आप दास खरीद लो, दास से काम करवा लो। उसको उतनी वेजेस देनी नहीं होती थी, आप उससे काम करवाओ, उससे अनाज भी लो। जो आपकी ज़मीन पर अनाज बोएगा, अनाज भी लोगे, उससे टैक्स भी लोगे, सब कुछ उससे ही लोगे आप। तो स्लेवरी सिस्टम, गुलाम खरीद लिए कि भाई मेरा गुलाम है, उससे जो मर्जी है वो करवा रहे हो। उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है उस समय। ह्यूमन राइट्स की बात तो खैर बहुत ही पुरानी है, यहाँ तो मतलब ही नहीं होता ह्यूमन राइट्स की बात करने का। तो वही सब था। तो दास प्रथा इसने खत्म करी कि कोई किसी को अपना दास नहीं बनाएगा। सेकेंड, ही बैन सती सिस्टम। इन्हें सती सिस्टम बैन किया। मैंने आपको बताया था सती सिस्टम की स्टार्ट कहाँ से हुई है। सती सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ था। बताया था मैंने आपको, सारा कुछ बता रखा होता है, यही आपस में चीज़ें लिंक होती रहती हैं। और जब आप लिंक करना सीख जाओगे तो पूरी हिस्ट्री ईजी हो जाएगी। जब तक आप चीज़ों को लिंक करना नहीं सीखोगे, अगर मैं 319 से 540 बता रहा हूँ आपको गुप्ता पीरियड, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको रट लिया। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सती सिस्टम सुनते ही कि 319 से 540 गुप्ता पीरियड, और ये पता होना चाहिए आपको गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी और चीज़ें कहाँ कहाँ थी। तो चीज़ों को लिंक करना सीखो। जिस दिन आप चीज़ों को लिंक करना सीख गए कि 319 540 में सती हुआ, सती सिस्टम पहली बार हुई, उसके बाद कौन सी चीज़ें कहाँ चल रही थी, उसके पैरेलल कंटेम्प्रेरी क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो सब पता होना चाहिए। उससे हिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी और वो आपको वन लाइनर से कभी नहीं आएगा। वन लाइनर क्या है कि एक बुक है, ठीक है, अगर 10 नंबर की हिस्ट्री आ रही है तो बुक आपको 5-6 नंबर ला के दे देगी, 120% दे देगी। भाई बुक पढ़ो, 5-6 नंबर आपके आ गए। लेकिन कितनी देर उसको आप वो कर सकते हो, दिमाग पे रख सकते हो। हर बच्चा नहीं रख सकता भाई, हर बच्चा नहीं रख सकता दिमाग में चीज़ें, हर बच्चा नहीं रट सकता। मैं भी नहीं रट सकता, मैं भी नहीं चीज़ें रट सकता बिल्कुल भी। तो जो समझ के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमेशा याद रखता है, उनको दिमाग पे कोई जोर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सती सिस्टम की बात करी, उनके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे कि भाई कब है? गुप्ता पीरियड में। अब गुप्ता पीरियड का नाम आ गया तो 319 से 540 याद हो जाएगा। उसका जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम गुप्ता पीरियड, तो मैं पूछूंगा गुप्ता पीरियड का टाइम, आप एकदम बोलोगे सर 319 से 540, क्योंकि यहाँ आ गया एक बार। तो चीज़ों को मर्ज करना सीखो, ठीक है। 319 से 540 के बीच में पहली बार मैं आपको बताया था ना भाई, भानुगुप्त के वो रामगुप्त, उनकी वाइफ जो जब वो वहाँ से अटैक वॉर में लड़ने गए थे, उनकी वाइफ ने उनको देखा कि भाई उनके तो हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो उनकी चिता में कूद गई थी। तो पहली बार सती सिस्टम स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड से, स्टार्ट वहाँ से हुआ था। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें फोर्सफुली होने लग गई। एक प्रथा बना दी गई कि जिसके हस्बैंड एक्सपायर होंगे उनकी लेडीज़ को सती करनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसा इस समय नहीं था, सती करना कंपलसरी नहीं था, सती अपनी मर्जी से हुई थी। इनकी धर्मपत्नी थी, वो अपनी मर्जी से सती हुई थी। लेकिन बाद में इसको ऐसा ट्रेंड बना दिया गया, ऐसी एक वो बना दी गई प्रथा कि ये कंपलसरी हो गया कि भाई जिसका हस्बैंड एक्सपायर होगा उसकी वाइफ को सती होना ही पड़ेगा। इस टाइप का ट्रेंड बन गया था, ठीक है। अभी कैंसिल क्या हुआ? ही एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। और जब इसने टैक्स हटाया तो लोगों ने इसको अकबर का टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था? अकबर का। उससे पहले इसको अकबर नहीं बोलते थे, अकबर इसको इसके बाद बोला गया जब इसने पिलग्रिमेज टैक्स हटाया। पिलग्रिमेज टैक्स हटाने के बाद इसको क्या बोला गया? अकबर। अकबर का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा या सबसे ऊपर, सबसे बड़ा या सबसे ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? अकबर। क्या बोलते हैं उसे?
अकबर। नोट कर लेंगे इतना। उसका मैंने आपको बताया था कि 1569 में सलीम का जन्म हुआ। अकबर के गुरु का नाम है, आपको बता चुका था, सलीम शेख चिश्ती। मैंने इनके गुरु का नाम शेख सलीम चिश्ती, इनके गुरु का नाम बताया था। अपने गुरु के नाम से इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा, जो 1569 में पैदा हुआ। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी के इनके गुरु के यहाँ पैदा हुआ था। कौन? सलीम, इनका लड़का। किसका? अकबर का लड़का, जो आगे जाके किसे पढ़ोगे आप? जहांगीर। तो सलीम का वो नाम है जहांगीर। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसने बड़ोच, जो गुजरात मिशन पे गया था, वहाँ पे बड़ोच पे इसने अटैक किया था। बड़ोच पे अटैक करके इसने पहली बार पोर्तुगीज़ देखे, इसने पहली बार वहाँ समुद्र देखा। किसने? अकबर ने। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, मैंने आपको कल बता दिया था शायद, नहीं कल ये नहीं बताया था। लिखोगे अकबर, अकबर ऊपर लिख दे बंधु, अकबर एडेड या फिर स्टार्टेड, अकबर स्टार्टेड हिंदी एजुकेशन। कौन सी? अकबर स्टार्टेड हिंदी एजुकेशन। अकबर ने हिंदी एजुकेशन स्टार्ट करी। उसके बाद लिखोगे इन 1582, इन 1582। हम 82 तक पहुंच गए थे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, हाँ मैंने आपको कल बताया था 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? किसको दी थी? गुरु रामदास जी को भेंट दी थी, जो सिक्कों के चौथे गुरु थे। और उस गुरु पर उन्होंने रामदास नगर बसाया था, उस ज़मीन पे। भाई अकबर ने 500 बीघा ज़मीन थी उपहार, गिफ्ट दी। किसको? सिक्कों के चौथे गुरु। क्या नाम था? गुरु रामदास। और गुरु रामदास ने उस ज़मीन पे बसाया था क्या? रामदास नगर। क्या बसाया था? रामदास नगर। और आगे बढ़कर आगे चल के भाई 1589 में, अब 89 में आगे निकल गए थे, 82 का कुछ पॉइंट्स रह गए थे। तो 1589 में वहीं पे गुरु अर्जुन देव ने क्या करा? गोल्डन टेम्पल बनाया। और नींव किसने रखी थी? हज़रत मियाँ मीर ने। हज़रत मियाँ मीर ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी और ये कंप्लीट कराया था गुरु अर्जुन देव ने। और पहले गोल्डन टेम्पल का क्या नाम था? क्या नाम था गोल्डन टेम्पल का? बताओ। क्या था? हरमिंदर साहिब। जो हरमिंदर साहिब का गुरुद्वारा है उसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। और जो 500 बीघे ज़मीन दी थी किसे? गुरु रामदास जी को। तो गुरु रामदास जी ने उसका नाम रखा था रामदास नगर। जो बाद में जो आज का अमृतसर है ना, वो गुरु रामदास नगर था। अभी आप देखोगे जो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे कई बार गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। उसे गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रामदास नगर के नाम से ही थी ज़मीन, जो बाद में अमृतसर कह दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें आप इन 1582 ही स्टार्टेड न्यू रिलीजन। ही कौन? अकबर। अकबर की बात हो रही है। ही स्टार्टेड न्यू रिलीजन, जिसे कहा गया दिल लाही। ऐसे भी लिखते हैं कुछ बुक में, ऐसे भी लिखा हुआ है दिल लाही, दिल लाही। और कई जगह ना दिल ये आई होता है, यहाँ पे कई जगह ई होता है बुक में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रोनाउंस करना सही करो, दिल लाही। तो दिल लाही नामक इसने नया धर्म बनाया। ये मुस्लिम धर्म था। ये कैसे धर्म था? एक मुस्लिम धर्म था। तो इसने एक नया धर्म बनाया, मुस्लिम धर्म। एक मुस्लिम धर्म बनाया नया इसने। किस नाम से? दिल लाही। इसमें सारे मुस्लिम थे, बस एक हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। ठीक है, एक हिंदू था, केवल एक हिंदू ऐसा था जिसने इस धर्म को अपनाया था। ठीक है, एक हिंदू ने धर्म को अडॉप्ट किया, जिसका नाम है बीरबल। क्या नाम है? बीरबल। अभी हम अकबर के 9 रत्न पढ़ेंगे जब, तो उसमें एक अकबर का एक रत्न कौन है? बीरबल। तो बीरबल ने क्या किया था? इस धर्म को अपनाया था। एक ये हिंदू धर्म था, इसको बीरबल ने अपना लिया था। किस धर्म को? दिल लाही। दिल लाही धर्म को क्या करता? बीरबल ने अपनाया था। और बीरबल का जो रियल नेम है, भाई बीरबल नाम तो इसको अकबर के कोर्ट में जाके मिला, जब ये 9 रत्नों में शामिल हो गया तब इसको बीरबल नाम मिला। लेकिन जो इसका रियल नेम है वो है महेश दास। क्या नाम है? महेश दास। ये हिंदू था। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बीरबल का रियल नेम क्या है, तो आपको सबको याद होना चाहिए। बीरबल का रियल नेम क्या है? महेश दास। क्या नाम है बीरबल का? नया नाम, रियल नेम महेश दास। तो महेश दास बीरबल का रियल नेम है। कैसा नेम है? रियल नेम। रियल नेम ऑफ बीरबल क्या है? महेश दास। इसने अडॉप्ट किया था धर्म। एक ही हिंदू था केवल जिसने दिल लाही
धर्म को अपनाया, और वो कौन था? बीरबल। अब दिल्ली इलाही धर्म बनाने के बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो इलाही था ना, दिल्ली इलाही, ये इलाही आई है, तो जो दिल्ली इलाही है, इन्होंने इलाही क्या करा? इलाही कॉइन्स चलवाए। अकबर ने इलाही कॉइन्स चलवाए। अकबर ने इलाही संवाद चलाया, इलाही संवाद चलाया, और एक इसने मेजरमेंट यूनिट भी चलाई, एक इलाही गज, एक इलाही गज, ये मेजरमेंट यूनिट हुआ करती थी। तो एक इलाही गज में क्या होता रहा? 31 इंचेस हुआ करते थे, एक 31 इंचेस, एक इलाही गज बराबर 31 इंचेस। जैसे आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में भी चले थे, किसने चलाए थे? याद है कुछ? याद है कुछ दिल्ली सल्तनत में? तो वैसे यहाँ पे चलाए गए थे एक इलाही गज, कितने? 31 इंच के बराबर। वहाँ पे सिकंदरी गज था, कितने? 30 इंच के बराबर। तो सिकंदर लोधी ने चलाए थे अपने टाइम पे, और यहाँ पे किसने चलाए? अकबर ने। क्या? एक इलाही गज, कितने? 31 इंच के बराबर। वहाँ क्या था? एक सिकंदरी गज, कितने? 30 इंच के बराबर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इलाही गज 31 इंच है और जो एक सिकंदरी गज है वो 30 इंच है, इतना नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखोगे आप अकबर स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? इसमें केवल आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया। क्या क्वेश्चन आएगा? मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया? तो किसने स्टार्ट किया? अकबर ने स्टार्ट किया। क्या है मनसबदारी सिस्टम? इसमें क्या होता था कि हर एक सेनापति को एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी दे दी जाती थी या फिर कोई प्रांत दे दिया जाता था। इस टाइप का था मनसबदारी सिस्टम, कि मतलब जो भी सेनापति है उसके साथ हमेशा एक सेना की टुकड़ी रहती थी। इस सिस्टम को क्या बोला गया? मनसबदारी सिस्टम। क्या बोला गया सिस्टम को? मनसबदारी सिस्टम। और लिखोगे अकबर पीरियड is known as the golden era। जो अकबर पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। और आपसे कोई पूछ लेगा कि किसके पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स बोलते हैं, तो अकबर के काल को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स बोलते हैं। जो पेंटिंग का बड़ा शौकीन था अकबर, मतलब पेंटिंग के जो शौक रखने वाले बादशाहों में सबसे टॉप पे नाम किसका है? अकबर का। तो अकबर के टाइम को क्या बोलता है? गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। इसने पेंटर्स पे बहुत ध्यान दिया। पेंटर्स के मतलब फ्यूचर, मान लो पेंटरों का फ्यूचर बढ़िया रहा इसके टाइम पे। पेंटर्स की जो वैल्यू थी वो काफ़ी बड़ी रही इसके टाइम पे, ठीक है। तो दो फेमस इसके कोर्ट में पेंटर्स थे, दो फेमस पेंटर थे, उनके नाम लिख लो। तो भैया पहला पेंटर था उसका नाम था दशवंत और दूसरे का नाम था बसावन। तो दो फेमस पेंटर कौन कौन से हो गए? दशवंत और बसावन। ये दो फेमस पेंटर हुआ करते रहे किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। भाई मैंने क्या क्या लिखा अभी सब देखो ध्यान से। मैंने सबसे लिखा अकबर स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था कि हर एक सेनापति के साथ एक आर्मी की छोटी सी टुकड़ी दे दी जाती थी या फिर एक छोटा सा प्रांत दे दिया जाता था। आर्मी की अगर टुकड़ी, छोटी सी टुकड़ी सेनापति के साथ रहती थी उसे मनसबदारी बोलते थे। कहीं अगर तुमने टुकड़ी नहीं दी तो वहाँ पे किसी सेनापति को प्रांत दे दिया जाता था कि इस प्रांत पे जाके बैठ जाओ। तो इस सिस्टम को बोला गया मनसबदारी सिस्टम। क्या बोला गया? मनसबदारी सिस्टम। सेकेंड, अकबर पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। किसके? अकबर के पीरियड को क्या बोला गया है? गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग के स्वर्ण काल को। और जो पूरा मुगल्स है, उसे क्या बोलते हैं? जो पूरा मुगल्स है उसे बोलते हैं सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। क्योंकि पहला किसका था? याद है? पहला एरा किसका था? पहला गोल्डन एरा किसका था? कमेंट में बताओगे आप सब। और सेकंड कौन है आपका? मुगल एम्पायर है वो सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर आपसे पूछूं गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स किसके हैं, तो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स है आपके अकबर की। किसकी है? अकबर की रही है गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। अब देखो इसके कोर्ट में एक आदमी था,
क्या नाम था? मकतब खाना। क्या नाम था? मकतब खाना। इसने क्या करा था? जो मकतब खाना था ना, इसे अकबर ने रखा गया था कि जो संस्कृत के जितने भी लिटरेचर थे, संस्कृत के जितने भी ग्रंथ थे, क्या थे? जो संस्कृत थी हमारी, संस्कृत के जितने भी वो है ना, जो बड़ी बड़ी पुस्तक थी, महाभारत टाइप, रामायण, जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ थे, लिटरेचर थे, उनको ट्रांसलेट करने के लिए किस भाषा में? पर्शियन लैंग्वेज में। किस में? पर्शियन लैंग्वेज में। उन सबको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए रखा हो गया था। किसको? मकतब खाना को। और इसने महाभारत को ट्रांसलेट किया पर्शियन में। महाभारत को इसने क्या किया? ट्रांसलेट। ये इसने महाभारत को ट्रांसलेट किया। किस, और नाम क्या रखा महाभारत का? रज़मनामा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, शायद आपको पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? कि महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन क्या कहलाता है? भाई महाभारत को पर्शिया में पहले ट्रांसलेट किसने किया? भाई मकतब खाना ने। और क्या नाम रखा ट्रांसलेट करके? रज़मनामा। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि महाभारत को पर्शियन में किसके रूलिंग पीरियड में ट्रांसलेट किया गया है? किसके किया गया है? अकबर के किया गया है। नाम क्या रखा गया है? रज़मनामा। क्या नाम रखा गया है? रज़मनामा। ठीक है, नोट करेंगे। अगला, इन 1587 में क्या होता है भाई? अकबर लेके आता है क्या? वीडो मैरिज एक्ट। क्या लेके आता है अकबर? वीडो मैरिज एक्ट। वीडो मैरिज एक्ट क्या है? मतलब इसने वीडोज को शादी की परमिशन दे दी कि जो विडोज़ हैं, जो महिला विडो हो चुकी हैं, वो शादी कर सकती है। तो उसको कौन लेके आया था? अकबर। अब जो इसको महान कहा जाता है ना, इसके 2-3 कामों की वजह से ही कहा जाता है इसको महान, अदरवाइज महान मोहन तो कुछ नहीं है, लेकिन इसे 2-3 काम है इसके। एक तो इन्हें वीडो मैरिज एक्ट पास किया। अब वही है ना, अंधों में काना राजा होता है हमेशा। अगर एक कमरे में 10 अंधे बैठे हैं, 11वां काना आ जाएगा तो कहेगा सबका गुरु हूँ मैं तो भाई, क्योंकि सब अंधे देख नहीं पाते, उसकी एक आँख तो ठीक है कम से कम। तो वही बात हो गई। इससे पहले सब अंधे थे, कट्टर थे, ये आ गया थोड़ा शरीफ टाइप का, तो बस इसको कह दिया द ग्रेट। ग्रेट कुछ नहीं है, समझ गया आप? तो 1587 में अकबर क्या हुआ? अकबर ने वीडो मैरिज एक्ट लाया। वीडो मैरिज एक्ट में क्या होगा? इसने महिलाओं को, विधवाओं को शादी की परमिशन दे दी गई। क्या हुआ? शादी की परमिशन दे दी गई। दूसरा लिखोगे आप, इसी साल ही प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज। इसने जो बच्चों के जो विवाह होते हैं ना शादी से पहले ही, मतलब सॉरी अपनी छोटी उम्र में, मैच्योर होने से पहले, जो बालिग होने से पहले बच्चों के ब्याह हो रहे थे, उन पे इसने रोक लगाई। किसने? अकबर ने। उन पे क्या करी? इसने रोक लगाई। और इसने एक एज फिक्स कर ली। इसने एज फिक्स कर ली कि लड़कों की उम्र इतनी होनी चाहिए शादी के लिए, लड़कियों की इतनी होनी चाहिए। तो जो इसने देखा, जो गर्ल्स थी, गर्ल्स की उम्र इसने रख दी 14, और जो बॉयज़ थे उनकी उम्र इसने रख दी 16। 14 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो जब ही प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज, इसने जो बाल विवाह था उस पर बैन लगाया, और लड़कों की उम्र इसने रख दी शादी की 16 साल, और लड़कियों की कितनी रख दी? 14 साल। लड़कों की कितनी रख दी? 16 साल, और लड़कियों की कितनी रख दी? 16 साल। सॉरी, लड़कों की 16, लड़कियों की 14। यहाँ बोर्ड पे सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है। अब लिखोगे इन, कहाँ तक हम 87 ना, इन 1598। अब 1598 में क्या होगा भाई? लगाओ दिमाग। 1598 में क्या होगा? 1598 में होगा रिवोल्ट ऑफ सलीम, इसके लड़के का रिवोल्ट। क्यों करा सलीम ने रिवोल्ट? देखे होंगे आपने पिक्चरों में डायलॉग लगता है, सलीम बोलते हैं ना जोर से। क्या है सलीम? वही है जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। तो 1598 में रिवोल्ट ऑफ सलीम हुआ।
सलीम का रिवोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये सलीम देख रहा था क्या क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, इसने बॉयज़ की उम्र ये कर दी, गर्ल्स की ये कर दी, चाइल्ड मैरिज कर दिए, इसने वीडियो मैरिज एक्ट लगा दिया, ये तो सारे अच्छे काम कर रहा है, पागल भूगल तो नहीं हो गए? इसका तो बाप है, इसके तो फादर है ना भाई, तो इसने कहा पागल भूगल तो नहीं हो गए मेरे बापू, कर क्या रहा है ये, सारे अच्छे काम करने पे लगा है, तो हमारी छवि खराब हो जाएगी मुगलों की, अच्छे काम तो कर ही नहीं इनमें से कोई। इसने कहा इतने अच्छे काम क्यों कर रहा है भाई? वीडियो मैरिज एक्ट हटा दिए इनने, चाइल्ड मैरिज हटा दी इसने, ठीक है, इन्हें विधवाओं को वो दे दी परमिशन शादी करने की। नहीं तो भाई ये तो क्या करते थे, तो लड़कियों को किडनैप करके अपने महल में ले आते थे, जिसके पति को युद्ध में मारा उनकी महिलाओं को अपना लिया है किडनैप करके। तो सलीम को मज़ा नहीं आ रहा था शरीफ शराफत के साथ रहने में। इसने कहा कर क्या रहे हो? तो उसने क्या करा, अपने बाप के खिलाफ ही रिवोल्ट शुरू कर दिया 1598 में। अब इनके लिए बड़ी बात है नहीं है। तो जो ये रिवोल्ट था ना, ये पहला रिवोल्ट कंसीडर होता है जिसमें एक बेटा अपने बाप के खिलाफ गया, जिसमें एक बेटा अपने बाप के खिलाफ गया, और यहीं से प्रथा स्टार्ट है। यहाँ से आप देखोगे सारे बेटे निकम्मे शुरू हो गए पैदा होना। निकम्मे बोले तो वैसे तो ठीक है, लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, सब कब्जा रहे हैं, मंदिर लूट रहे हैं, अपने एंड पे तो ठीक चल रहे थे, लेकिन जो पारिवारिक जो लाइफ थी वो बिल्कुल ख़राब होती चली गई। क्योंकि सलीम ने जब पहला रिवोल्ट करा अपने बाप के खिलाफ, उसका सब रिवोल्ट ही करते चले गए आगे, सब ने धीरे धीरे रिवोल्ट करने शुरू करे। आप देखोगे औरंगजेब के साथ क्या होगा, औरंगजेब के साथ देखना, औरंगजेब के साथ क्या होगा, शाहजहाँ के साथ, औरंगजेब के साथ तो नहीं पर शाहजहाँ के साथ देखना। तो शाहजहाँ का लड़का था ना औरंगजेब, देखना औरंगजेब उसको पानी भी नहीं पिलाता, शाहजहाँ को एक खिड़की में एक छोटी सी जेल में बंद कर देता है शाहजहाँ को। वहाँ पे इतना सा छेद होता है, छोटा सा छेद, वो वहाँ से ताजमहल देखते रहता है, और शाहजहाँ अपना बैठ के ताजमहल देखता रहता है, क्योंकि उसने अपनी मुमताज़ की याद में बनाया था ताजमहल। बस औरंगजेब उसे पानी भी नहीं पूछता। तो ऐसे ट्रीट करेंगे आने वाले सभी बच्चे। इसकी जो नींव रखता है सलीम रखता है, कि भाई सलीम ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई बापुओं को नहीं छोड़ना। तो बस ये स्टैंडर्ड सारे कॉपी करते चलेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे अपने पिताजी लोगों के, ठीक है। 1598 में क्या हुआ, सलीम का रिवोल्ट हुआ। अब इसके रिवोल्ट से क्या हुआ, इससे बड़ा गुस्सा आ गया किसको, अकबर को। अकबर ने कहा मेरे बेटा सलीम रिवोल्ट कर रहा है। इसने रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से किया था, जिसका रिवोल्ट था ये कहाँ स्टार्ट हुआ, इसका रिवोल्ट हुआ था स्टार्ट आपका इलाहाबाद से। कहाँ से, इलाहाबाद। इलाहाबाद से याद आया, मैं आपको एक चीज़ लिखानी भूल गया यार, कि जब इन्हें जिले लाही धर्म की स्थापना करी थी ना, जिले लाही, मैंने आपको जिले लाही जो धर्म बनाया था इसने, जिले लाही, मैंने आपको जिले लाही लिखाया था, दिल्ले लाही लिखाया था, दिल्ले लाही सॉरी। तो ये जो धर्म था ना इलाहाबाद, ये क्या था, इलाही, इसके पीछे क्या लिखा हुआ था, इलाही, इलाही था ना धर्म के पीछे। तो इलाही का जब धर्म ये स्टार्ट करता है, नया धर्म स्टार्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये प्रयागराज का नाम ना, जो हमारा प्रयागराज है ना आज, प्रयागराज इलाहाबाद था ना, इलाहाबाद से नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया था किसने, योगी साहब ने। तो योगी साहब से पहले अकबर ने कर दिया था एक काम, उसने क्या किया था, प्रयागराज का नाम बदल के रख दिया था इलाहाबाद। क्या रख दिया था, इलाहाबाद। तो जहाँ आपने लिखा है ना दिल्ले लाही, जो नया धर्म है, उसके आगे लिखना है लाइन कि जो दिल्ले लाही ने नया धर्म चलाया, तो इलाही के नाम से ही, इलाही के नाम से इसने क्या करा, प्रयागराज का नाम बदल के, जो प्रयागराज है इसका नाम बदल के इसने रख दिया इलाहाबाद, क्योंकि इलाही रिलेट कर रहे होंगे आप, इसने नाम ही चेंज कर दिया प्रयागराज का, इलाहाबाद रख दिया। और जब आप पता लग गई मोदी जी को, है ना, मोदी जी को पता लग गई कि भैया प्रयागराज का नाम था ये तो इलाहाबाद कैसे हो गया है, और अभी चेंज कर दिया उन्होंने, दो जैसे सीएम बने उनका चेंज करो भाई। अकबर तो गया, अकबर के कौन यहाँ पूर्वज है, अकबर तो चले गया, तो बस वापस इलाहाबाद से नाम प्रयागराज हो गया। ऐसे सारे नाम चेंज कर देंगे योगी जी, टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो प्रयागराज का नाम चेंज करा था अकबर ने, क्या रख दिया था, इलाहाबाद, और हमारे योगी साहब ने वापस रख दिया प्रयागराज। अब बताओ आगे ना मजे। तो ऐसे धीरे धीरे नाम चेंज होते जाएंगे सारे, जितने पुराने नाम है ना, ये तुगलकाबाद, ये सारे उल्टे सीधे नाम है, सारे चेंज होंगे, आते रहो टाइम से, टाइम के अकॉर्डिंग सारे नाम चेंज होंगे। भाई इलाहाबाद रखने का क्या मतलब है, आपको रीज़न मैंने बताया ना, इलाही धर्म था तो इलाहाबाद रख दिया, योगी जी ने कहा अच्छा, उन्होंने वापस उसको प्रयागराज कर दिया। समझ गए आप, तो इसे नोट कर लेंगे। इतना आप समझ गए होंगे कि क्यों लड़ाई चल रही थी इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम बदलने पे। अब कुछ लोग बताओ अकबर को अब भी फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा यार, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। और जब पहले नाम प्रयागराज ही था तो प्रयागराज ही तो रहेगा। क्या गलत करा हमने, योगी जी ने सही तो करा, हम तो कह रहे पहले कोई और कर देता तो इलेक्शन भी ना हारते शायद सारे। चलो कोई बात नहीं, अगला ये गलत टॉपिक है, इसमें हमें कोई बात नहीं करनी है। अब करेंगे इन 1602, इन 1602। अब क्या होगा, बस सलीम का रिवोल्ट हो गया, अकबर एकदम, अकबर तो सुन रह गया एकदम कि भाई मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ ही रिवोल्ट शुरू कर दिया। अच्छा जी, तो क्या होता है इन 1602, सलीम एक कदम और आगे निकलता है। सलीम क्या करता है, सलीम
सलीम किल्ड अबू फजल। सलीम किल्ड अबू फजल। सलीम क्या करता है? अबू फजल की हत्या कर देता है। अब हु इज़ अबू फजल? अबू जो फजल है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। 9 रत्नों में से एक जो अबू फजल था ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। क्या अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक था कौन? अबू फजल। इसकी हत्या कर देता है कौन? सलीम। बस अकबर होता है आग बबूला। अकबर कहता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई अबू फजल को मारने की। तो अकबर गुस्से में डिक्लेयर कर देता है कि जो इसके अकबर के मरने के बाद कौन? ये जो ये सलीम है, ये सलीम नहीं बनेगा राजा। सलीम है जो राजा नहीं बनेगा। ये गुस्से में डिक्लेयर कर देता है अकबर कि सलीम नहीं बनेगा बादशाह। राजा नहीं, सब बादशाह बोलते थे। जो बादशाह था सलीम नहीं बनेगा। साफ साफ मना कर देता है। कौन मना कर देता है? कौन मना कर देता है? अकबर। क्या बोलता है अकबर कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सलीम कुछ नहीं बनेगा। और डिक्लेयर कर देता है किसको? इसका दूसरे बेटे का नाम था खुसरो। खुसरो को डिक्लेयर कर देता है कि खुसरो बनेगा राजा बादशाह। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। कारण क्या है? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सलीम इसको बनने नहीं देगा। अकबर तो मर जाएगा 1605 में, 1602 पे पहुंच गए हम, तो अकबर तो मर जाएगा 1605 में। लेकिन क्या होगा? सलीम इसको बनने नहीं देगा, ये खुसरो की भी हत्या कर देगा। कौन? सलीम। क्योंकि खुसरो भी रिवोल्ट करेगा सलीम के खिलाफ, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, तो उससे नोट करने की भी जरूरत नहीं है उस चीज़ को। उसके बाद क्या है? अब लिखोगे इन 1605 अकबर डाइड। अकबर डाइड, अकबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका जो टॉम्ब है सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद, इसका टॉम्ब कहाँ है? सिकंदराबाद। कहाँ पे है? आगरा। ठीक है, अकबर का टॉम्ब कहाँ पे है? सिकंदराबाद, आगरा। 1605 में क्या है? इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे टॉम्ब इसका? सिकंदराबाद, आगरा। और अबू फजल है जो अबू फजल लिखा है मैंने कहीं, अबू फजल, हाँ ये रहा। जो अबू फजल था, अबू फजल ही लिखता है इसकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसका नाम है जो बाबरनामा है ना, अब बाबरनामा लिख रहा हूँ, सॉरी, अकबरनामा। जो अकबरनामा है इसी को कहते हैं आईन अकबरी। क्या कहते हैं? आईन अकबरी। ये लिखी है अबू फजल ने है। किसने लिखी है? अबू फजल ने। और इसको पर्शियन में लिखेगा। ये लिखी गई तुर्की भाषा में, टर्किश लैंग्वेज में। इसको जो पर्शियन में चेंज करेगा, कौन करेगा? इसको पर्शियन में चेंज करेगा अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? बैरम खान का लड़का। ये हमारा कल का टॉपिक है। कल हम पढ़ेंगे अकबर के 9 रत्न, 9 रत्न कल अकबर के हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ लिया अकबर की डेथ कैसे हुई। ठीक है, अबू फजल था जिसको मारा किसने? सलीम ने। कब? 1602 में। अबू फजल कौन है? जिसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है, जो इसकी जीवनी है, किसने लिखी है? अबू फजल ने। किस नाम से? एक अकबरनामा भी बोलते हैं और आईन अकबरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसने लिखी थी टर्किश भाषा में, लेकिन इसको पर्शियन में चेंज किया गया है। ये पर्शियन में चेंज करा इसको किसने? इसने नहीं करा, उसको चेंज करेगा अब्दुल रहीम खाना। ये कौन है? ये बैरम खान का लड़का है, जिसे हज की यात्रा भेज दिया गया था। उसके लड़के को इसने अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसके साथ के सेंटीमेंट थे, बैरम खान के साथ सेंटीमेंट थे। तो उसके लड़के को इसने क्या करा? उसके लड़कों को इसने ऐड कर लिया। किसके? अपने साथ उनको ऐड कर लिया। अब आगे देखो, उनके साथ अपने को मतलब ऐड कर लिया इसके लड़के को। किसको? बैरम खान के लड़के को, अब्दुल रहीम खाना को अपने 9 रत्नों में इसने ऐड कर लिया। अब अकबर की डेथ भी हो गई 1605 में, अकबर मर गया। अब जो हमारा आज का टॉपिक इतने रखते हैं, कल इसको निपटाएंगे। कल हम बहुत फेमस बैटल पढ़ेंगे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी पढ़ेंगे, द ग्रेट महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की। अकबर तो खैर लड़ने गया ही नहीं, महाराणा प्रताप तो खैर बहुत 6-7 साढ़े 7-8 फीट के थे, और अकबर तो उनके यहाँ भी नहीं आता था, नीचे कमर तक भी नहीं आता था। तो वो लड़ने तो खैर क्या जाएगा, लेकिन हमने सेनापति को भेजता था। तो कल हम बड़ी फेमस बैटल पढ़ेंगे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके अकबर के 9 रत्न, और फिर हम पढ़ेंगे अकबर के टाइम में जो यूरोपियंस आए थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे। भाई 1599 में पहला ब्रिटिशर आएगा, जॉन मिल्टन। ठीक है, उसके बाद आएगा रैल्फ फिंच। तो जॉन मिल्टन जब आएगा तो अकबर के कोर्ट में नहीं आएगा, घूमेगा निकल जाएगा। लेकिन जो रैल्फ फिंच है वो अकबर के कोर्ट में भी जाएगा, 1599 में ही। ठीक है, इनसे परमिशन वगैरह लेने आए थे, फैक्ट्री की परमिशन वगैरह, कि सर हम फैक्ट्री लगा लें यहाँ पे, कुछ देखने आए थे भारत में कैसे व्यापार हम कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम पढ़ेंगे कल। तो कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बैटल ऑफ हल्दी घाटी और अकबर के 9 रत्न, और आपका ये जो ब्रिटिशर्स आए अकबर के टाइम पे। उसका जहांगीर के टाइम पे भी आएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस।
ये सब आएंगे, आप धीरे धीरे इनको पढ़ते रहोगे। तो मैंने कहा ना, आप लिंक करके चलो। आपसे कोई पूछेगा पहला ब्रिटिशर भारत कब आया मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो 1599 में आया, 1599 में पहला ब्रिटिशर आया। कौन? जॉन मिल्डेनाल। ये पहला ब्रिटिशर है, पहला ब्रिटिशर जो भारत आया। कौन? जॉन मिल्डेनाल। कब? 1599 में। और यही मैं पूछ लूँ आपसे कि पहला यूरोपियन कौन आया? भाई ब्रिटेन भी तो यूरोप में ही आता है, लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ पहला यूरोपियन कौन आया, तो कौन आया था? वो वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा। ये कब आया था? 1498। बताया था मैंने, समुद्री रास्ते की खोज करी थी भारत तक आने की, यूरोप से भारत तक आने की समुद्री रास्ते की खोज करी थी। तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। और 1599 में ये पहला ब्रिटिशर है, ये पहला यूरोपियन है, ये पहला ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर। तो भाई ये लेकिन अकबर के कोर्ट में नहीं जाता। अब 1599 है तो अकबर के टाइम पीरियड। इसके बाद अगला आता है रैलफ फिंच। कौन आता है? रैलफ फिंच। अच्छा, रैलफ फिंच है, ये जाएगा अकबर के कोर्ट में। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि अकबर के कोर्ट में जाने वाला पहला ब्रिटिशर कौन है, तो कौन है? रैलफ फिंच। कौन है? रैलफ फिंच। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे आराम से, इसकी टेंशन मत लो। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों मिलके जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे। और 31 दिसंबर 1600 को कौन? क्वीन विक्टोरिया एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। जो टेलर फर्स्ट है, विक्टोरिया एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट है, वो क्या करेगी? वो इन दोनों को एक चार्टर दे देगी कि जाओ भाई भारत में जाके व्यापार करो। ईस्ट इंडिया कंपनी की वो होगी, मर्चेंट ग्रुप के नाम से पहले ग्रुप होगा, अब वो बन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आके बिजनेस करेगी ब्रिटेन की। वो अलग टॉपिक है, लेकिन आने शुरू हो गए थे कब? अकबर के टाइम से। तो कल इनको पढ़ेंगे किसको? द फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे कल। और कल हम पढ़ेंगे इसके अकबर के 9 रत्न। और कल इनको जॉन मिल्डेनाल, रैलफ फिंच को हल्का हल्का इनकी डिटेल लेके कैसे कैसे लोग आए थे वो पढ़ के अकबर फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर, सलीम। ठीक है, तो आज की वीडियो का एंड करते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, मैं श्योर हूँ आ रही होंगी। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे हमारे साथ जुड़ के, तो आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो आई होप आप हमारी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और आप इन वीडियोस को हर जगह तक पहुँचाएँ, इनको शेयर करें, इनको शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और लोग घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। हमारे साथ रह के आपका इतना अच्छा बेस बन जाएगा, आप कोई भी बुक लेके पढ़ो, फिर कोई भी बुक स्टार्ट करो, आप हार्ड से हार्ड बुक ले लो, आपको इतना अच्छा बेस बन जाएगा, आपको चीज़ें अच्छी समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये मिडेवल इंडिया जब मुगल्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं मिडेवल इंडिया के, जैसे विजयनगर एम्पायर है, बहमनी एम्पायर है, सूफियन भक्ति आंदोलन है, और एक आपका जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कह रहा हूँ, सॉरी, नॉर्थ और साउथ इंडिया में जो डायनेस्टी चल रही थी, ये राजपूता, प्रतिहारा, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, ट्रायंगुलर वॉर फॉर कन्नौज, ये सब पढ़ेंगे हम जब हम मिडेवल पढ़ लेंगे। पार्टी मिडेवल का ही है, क्योंकि इनके कंटेम्प्रेरी, इनके समकालीन चल रही थी वो चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। आराम से चैनल पे जुड़े रहें, इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना आप करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने एंड से अच्छा रिस्पॉन्स दें, हम अपने एंड से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो अच्छे से, चलो बाय।